का मतलब होता है हमारा जो बॉडी है वो किसी भी हार्मफुल पार्टिकल से लड़ने का जो एबिलिटी रखता है। और यहाँ पे हार्मफुल पार्टिकल जो है हम लोग सिंपल उसको एक वर्ड में समझेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सपोज दैट मान लिया जाए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता हो, या फिर हम उसको लिख सकते हैं पैथोजन। ठीक है। अगर कोई भी पैथोजन इंटर करता है और वो जैसे ही इंटर करेगा उससे हमारा बॉडी डिफेंस एक तरह का उससे लड़ेगा। ठीक है। लड़ेगा और हमको उसके इफेक्ट से बचाएगा, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। मतलब इम्यूनिटी एक तरह का कैपेसिटी है बॉडी का जो कि किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने का एबिलिटी रखता है। ठीक है। और इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में वो एक सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड होता है, तो वो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम क्या बताए कि इम्यूनिटी क्या है, एक तरह का कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी में क्या होता है कि एक ऐसा कैपेसिटी डेवलप होता है जो कि किसी भी पैथोजन के अटैक होने से उसका जो साइड इफेक्ट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो जो डिजीज कॉज करेगा उससे हम लोग को जो बचाएगा वो होता है इम्यूनिटी। और हम इम्यून सिस्टम क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी को, इस कैपेसिटी को जो डेवलप करता है उसके लिए जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। सिंपल है कि इम्यूनिटी जो काम करता है कैसे करता है, तो वो एंटीबॉडी बना के, क्या बना के, एंटीबॉडी बना के। और यही एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है, हमारे बॉडी में किसका है, इम्यून सिस्टम का। क्या है, इम्यून सिस्टम का। ठीक है। अब जैसे एंटीबॉडी है कैसे काम करता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम में, ठीक है, दो टाइप का हम लोग का इम्यून सिस्टम है। एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। एक होता है एक्वायर्ड। इनेट का मतलब सिंपल है, जो हम लोग को बाय बर्थ मिलता है। कैसे मिलेगा, बाय बर्थ। लेकिन एक्वायर्ड में आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। जैसे सपोज दैट मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो क्या है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है। अब उसी में हम लोग को बहुत सारा टाइप पढ़ना पड़ता है, जैसे एक्टिव है, पैसिव है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैक्सीनेशन है। ठीक है। तो ये सब जो भी प्रोसेस सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। ठीक है। अगर इनेट इम्यूनिटी का बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। और ये होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हम क्यों बोले स्पेसिफिक, सिंपल है इसमें भी कि जैसे मान लो इतना ज्यादा वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन क्या सारे डिजीज का लेते हैं, नहीं। जैसे पोलियो का, उसका वैक्सीनेशन कराते हैं। तो पोलियो एक स्पेसिफिक डिजीज है, उसका वैक्सीनेशन कराना ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। मतलब बर्थ के बाद जो हम लोग इम्यूनिटी बाहर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, बाहर से एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं कोई एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड। एंड इनेट जो हमको बाय बर्थ एज ए बैरियर के तौर पे मिलता है। बैरियर मतलब कि कहीं ना कहीं उसको हमारे बॉडी में एंट्री होने से रोकेगा, किसको, पैथोजन को। ठीक है। तो सिंपल है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में जब इनेट एंड एक्वायर्ड पढ़ते हैं तो इनेट वजह से नॉन स्पेसिफिक बोले, तो नॉन स्पेसिफिक में बहुत सारा एग्जांपल है, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, सेलुलर है, साइटोकाइनिन है। लेकिन जब एक्वायर्ड की बात करते हैं, एक्वायर्ड में जब स्पेसिफिक लिखते हैं तो ये किस बेसिस पे काम करता है, ये करता है मेमोरी बेसिस पे। मेमोरी बेसिस पे। आखिर मेमोरी बेसिस होता क्या, सपोज दैट मान लिया जाए कि किसी पर्सन को कोई भी एक जैसे मान लो कोई, क्योंकि जैसे मान लो एग्जांपल पोलियो का हम लेते हैं। पोलियो जो होता है छोटे बच्चों को बहुत ही जल्दी अटैक करता है उसका वायरस। अब बोला भी जाता है कि वो 1 से 3 साल तक में हाईली सेंसिटिव होता है फॉर पोलियो डिजीज के लिए, कोई भी बच्चा। तो ऐसे भी पोलियो का जो वैक्सीनेशन है वो 100% क्योर है। मतलब अगर पोलियो ड्रॉप पिला दिया जाए बच्चे को तो उसका 100% सक्सेस मिला हुआ है। ठीक है। कि अगर वो वैक्सीनेशन ले लिया तो वो डिजीज उसको कभी नहीं होने वाला, ये 100% है। इसका रिपीटिंग होते रहता है, क्योंकि बूस्टर भी होना चाहिए, क्योंकि हम क्या होता है मेमोरी बेसिस पे कैसे काम करता है समझो। सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई बच्चा है, उसको हम पोलियो ड्रॉप पिलाए, तो वो पोलियो ड्रॉप जैसे उसको पिलाए तो पोलियो वायरस के अगेंस्ट बहुत सारा एंटीबॉडी बना के बॉडी के इम्यून बॉडी के मेमोरी सेल में वो स्टोर हो गया। जैसे
पोलियो वायरस अटैक करेगा, मेमोरी सेल वहां से एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडी रिलीज करेगा और पोलियो वायरस को वो खत्म करेगा, किल कर देगा। ये होता है स्पेसिफिक या हम लोग बोलते हैं मेमोरी। इसी में दो टाइप का है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। उसके लिए हमको ये पढ़ना होगा कि आखिर जब स्पेसिफिक की बात करते इसमें बार बार एंटीबॉडी आ रहा है, तो एंटीबॉडी कैसे काम करता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ना है, बट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसका थोड़ा सा है कि वो कैसे काम करता है। जैसे की लॉक हाइपोथेसिस पे काम करता है कि जैसे हम लोग जैसे मान लो ये कोई एक साइट है, कोई एंटीजन मान लो ये है, उस पर एंटीबॉडी आया और वो दोनों मिल गया और एंटीबॉडी फिर उसको मारना, तो ये की लॉक हाइपोथेसिस की तरह काम करता है। मतलब इस तरह का लॉक कर देता है, उसको लॉक करके वो रिसीव कर लेता है और उसका बाइंडिंग करके उसको मारने का काम करता है। ये एक्वायर्ड में होता है। इननेट में जैसे बोले, इननेट में नॉन स्पेसिफिक इसीलिए बोला गया क्योंकि क्योंकि इस मतलब इस टाइप में कोई भी स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम मान लो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बात करते हैं, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में क्या होगा कि जैसे स्टोमक में जो एसिड्स होता है, ठीक है, वो भी माइक्रोब्स को मारता है, ठीक है, सलाइवा है, लाइसोसोम है, वो मारता है। फिजियोलॉजिकल में अगर बात करें, फिजिकल में अगर बात करें तो हमारा स्किन एक तरह का बैरियर है। हमारे मतलब नोज में जो म्यूकस लेयर होता है वो भी एक तरह का बैरियर है, क्योंकि वो उस जैसे मान लो हम नोज की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में स्किन पहले लिए, तो स्किन हमारे पूरे बॉडी को कवर अप करता है। तो स्किन जो है एक तरह का बैरियर काम करेगा, सबसे पहले उसको एंट्री होने ही नहीं देगा, ठीक है। बहुत ऐसा जो है जो मतलब उतना ज्यादा पावरफुल पैथोजन नहीं है, उसको वो एंटर करने नहीं देगा, ठीक है। वो इंटर नहीं करेगा तो हम लोग को कुछ होगा नहीं, या फिर किसी भी पर्सन को कुछ नहीं होने वाला। फिर हम म्यूकस की बात करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो क्या होता है उसमें कि एयर जाता है अंदर और एयर में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारे नोज में एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है, वो वहां से रिलीज करता है म्यूकस, और उस एयर में जो भी माइक्रोब्स है उसको न्यूट्रलाइज का काम करता है। ये फिजियोलॉजिकल। उसके बाद हम आते हैं सेलुलर। सेलुलर में जैसे मान लो सेल काम करता है, एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल डब्ल्यूबीसी। ये हमेशा सुना होगा कि डब्ल्यूबीसी जो है हमारे बॉडी का क्या है, एक तरह का डिफेंस सिस्टम है, हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, सोल्जर कहलाता। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है जितना भी प्राइमरी जो भी मतलब नॉर्मल या नॉर्मल बोलते हैं या फिर लो पावर का जो भी होता है पैथोजन, वो अगर इंटर करेगा भी तो ये सब उसको क्या करता है, मार देता है। तो इसका एग्जांपल हम लिखवा देंगे। उसका था साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन एक्चुअली एक तरह का केमिकल है। क्या होता है कि जैसे मान लो कोई वायरस किसी सेल पे अटैक करेगा तो वो सेल एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। इसको ध्यान रखना इंटरफेरॉन वर्ड, क्योंकि ये बहुत बार मेडिकल में पूछ चुका है, एकदम छोटा सा, और ये बहुत हिट क्वेश्चन है। मतलब 10 साल के पेपर में तुम उठा लोगे तो 3-4 बार तुमको मिल जाएगा इंटरफेरॉन से क्वेश्चन। तो क्या करता है, जैसे मान लो ये सेल है, उस पर कोई वायरस उसमें अटैक कर गया, ये एक तरह का केमिकल रिलीज कर देगा जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलेंगे? इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने से वायरस को बचाता है। ये चीज है। तो इननेट इस तरह का है। अब देखो, अगर टाइप ऑफ इननेट में तुम अगर बात करोगे तो उसमें फर्स्ट लाइन आता है, सेकेंड लाइन आता है, थर्ड लाइन आता है। तो कभी भी याद रखो, फर्स्ट लाइन में वो सारा बैरियर्स वगैरह है, सेकेंड लाइन में डब्ल्यूबीसी सेल वगैरह, नेचुरल सेल्स, किलर सेल्स या डब्ल्यूबीसी वगैरह सेल आता है। और थर्ड में फिर हमारा क्या हो जाए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन मतलब इसमें हम लोग इम्यूनिटी समझे क्या होता है, तो ये एबिलिटी है जिससे किसी भी पैथोजन को किल करता है या फिर जो भी वो डिजीज काउज करेगा उससे वो मतलब उसको अटैक करके उसको किल करके वो डिजीज काउज नहीं होने देता है, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और इम्यून सिस्टम क्या बोलते हैं कि इस इम्यूनिटी को बना के रखने का जो सिस्टम हमारे बॉडी में वो है इम्यून सिस्टम। मतलब सिंपल है, इम्यूनिटी है तो एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी को कौन बनाता है? इम्यून सिस्टम। अब उसी इम्यून सिस्टम का दो टाइप है, एक है इनेट एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में स्पेशली हम लोग एंटीबॉडी के फॉर्मेशन एंड उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इनेट जो है नॉन स्पेसिफिक, ये हम लोग के बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे स्किन है, म्यूकस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एसिड ऑफ स्टोमक हो गया, लाइसोसोम ऑफ सलाइवा हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी वगैरह हो गया। उसके बाद इंटरफेरॉन वगैरह जो है सेल का, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक में हम लोग जो भी एग्जांपल हम लोग बोल रही है,
लेकिन एक्वायर्ड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे पैथोजन लिख रहे हैं, हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं एंटीजन, ठीक है। पैथोजन को एंटीजन भी बोल सकते हैं। देखो एंटीजन का मतलब होता है एनी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी, चाहे वो केमिकल हो या कुछ भी हो, हमारे बॉडी में कोई भी छोटा सा पार्ट अगर उससे हमको हार्म हो रहा है तो वो एंटीजन है, ठीक है। एक तो ये समझेंगे। बट इम्यून सिस्टम के केस में एंटीजन उसी को बोला जाता है जो कि स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब अगर कोई भी पैथोजन या एंटीजन किसी बॉडी में इंटर करता है, अब जैसे ही इंटर करा ये बॉडी स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट होके क्या बना देगा, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इसको डायरेक्टली किल करेगा, इससे बाइंड होके इसको किल करने का काम करेगा, वही होता है एंटीजन, ठीक है। समझ गया, इम्यूनिटी समझ गया ना, इम्यूनिटी समझ गया, इम्यून सिस्टम समझ गया, इसका दो टाइप का एग्जांपल समझ गया, एंटीजन समझ गए। यहाँ पे एंटीजन हम लोग पैथोजन को ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब सब्सटेंस जो एंटीबॉडी के स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर एंटीजन बॉडी में गया तो वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी पार्टिकल को या उसी मतलब सब्सटेंस को या मैटर को, जो भी है, या ऑर्गेनिज्म को हम लोग एंटीजन यहाँ पे लेते हैं। बट एंटीजन का ध्यान रखना, एंटीजन इज एक तो एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग एजेंट बोल सकते हो, और या नहीं तो एंटीजन मतलब एनी हार्मफुल सब्सटेंस इन आवर बॉडी, वो भी एंटीजन कहलाता है। बट इस केस में, इम्यूनिटी के केस में, एंटीजन सिर्फ और सिर्फ पैथोजन को बोलेंगे, क्योंकि पैथोजन को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम, जो भी है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग बोल रहे हैं पैथोजन, ठीक है। वही पैथोजन यहाँ पे एंटीजन का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो, एंटीजन, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इननेट, एक्वायर्ड समझ गए। एक्वायर्ड हमको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में देख सकते हो वाई शेप में होता है, ठीक है ना, वो आईजीजी का है। आई मीन वो एक जो स्ट्रक्चर आईजीजी का है, हमारे बॉडी में 5 टाइप का एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। बट इननेट तक समझ गए ना? बोलो, इननेट तक किसी? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग थोड़ा सा 2-2 लाइन में इसको लिख के खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी, 2 टॉपिक, इम्यूनिटी 2-3 लाइन है, इसको लिखते जाते हैं ताकि फर्स्ट है, दिख रहा है ना, बोर्ड सही से दिख रहा है ना? यस सर। हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी, इसको नोट करते जा, ह्यूमन बॉडी, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द ह्यूमन बॉडी हैज द ability to resist almost all type of यहाँ पैथोजन यूज कर रहे हैं, पैथोजन और टॉक्सिन्स that damage the tissue and organ। देखो वही चीज है कि कहीं कहीं पे पैथोजन के जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा रहता है, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। पैथोजन से समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला इम्यूनिटी, द इम्यून सिस्टम, sorry, the human body has the ability to resist almost all type of pathogen or toxins that damage the tissue and organ। मतलब देखो इसमें भी वही बोल रहा है कि
मतलब हर एक टाइप, ऑल टाइप ऑफ पैथोजन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे टिश्यू को, ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, उससे ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है। मतलब ये एक तरह का एबिलिटी, देखो यहाँ एबिलिटी लिखे हैं, ध्यान रखना है, एबिलिटी या कैपेसिटी दोनों एक चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इम्यूनिटी, सॉरी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम ऑफ बॉडी which protect it from which protect it from various infectious agents and cancer known as immune system, ठीक है। इसके स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एंटीजन। एंटीजन, तो एंटीजन में क्या बताए थे कि कोई भी पैथोजन जिसके इंटर करने से बॉडी में एंटीबॉडी का स्टिमुलेशन या प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एंटीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन आर सब्सटेंस which introduce into body stimulate the production of antibody, ठीक है। एंटीजन most antigen are protein, but some are carbohydrates, lipids और न्यूक्लिक एसिड ठीक है। ये हो गया। के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले ली। ले लियो ना, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा और पीछे करते हैं। ठीक है, हाँ ले सर। लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वो शायद कट रहा था। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो टाइप पढ़े हैं वो हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है।
Types of immunity. Innate immunity जो कि नॉन स्पेसिफिक है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसका डायरेक्टली इसका टाइप्स लिखा देते हैं। ठीक है, ये फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस हो गया। फिजियोलॉजिकल में acid in stomach, saliva in mouth, tears from eye, all prevents microbial growth.
लिख लो इसको। हो जाएगा तो बताना, फिर आगे फिर निपटाएंगे। यस सर हो गया। हो गया, चलो ठीक। अब हम लोग आते हैं फिजियोलॉजिकल, हो गया। अब हम लोग आएंगे आगे। एक्वायर्ड का भी नहीं लिखा रहे हैं, सारा इनेट का लिखा रहे हैं। एक्वायर्ड में हम लोग एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी उसको समझाएंगे तब आगे बताएंगे। अभी पहले इनेट कंप्लीट करते हैं। इनेट में कुछ है नहीं, एग्जांपल्स वगैरह याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह का ही लिखवा रहे हैं, इससे तुमको ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि इससे से एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह पूछता है, ठीक है। थर्ड नंबर में है सेलुलर पीरियड। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में क्या बोले थे? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स को ही डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। of our body like polymorphonuclear leukocytes। ल्यूकोसाइट्स इसको हम लोग बोलते हैं PMNL न्यूट्रोफिल्स and monocytes and natural killer cell types of lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissue cell can phagocytes and destroy microbes and destroy microbes। इसमें कोई ऐसा वर्ड से जो नहीं समझ में आता है, तो जिसका मतलब नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हो, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा वर्ड, बहुत सारे इसमें वर्ड है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो पूछ सकते हो। साइटोकाइनिन बैरियर्स, virus infected cell secretes protein called interferon। सर फेगोसाइट मतलब? बता देते हैं एक सेकंड। which protects non-infection cell from further infection। देखो फेगोसाइटिक का मतलब ये फेगोसाइटिक का मतलब होता है इनगल्फ करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेल है,
यहाँ पे कोई वेस्ट है या फिर ये डिजीज कॉज कर सकता है या हार्म कर सकता है, तो इसको जो इनगल्फ कर लेगा, अंदर ले लेगा, इसी प्रोसेस को फेगोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2-3 चीज लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट में WBC में PMNL न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ठीक है, ये दोनों जो होता है फेगोसाइटिक नेचर का होता है। अब देखो यहाँ पे मैक्रोफेजेज का मतलब भी वही है, फेजिक का मतलब भी होता है इनगल्फ करना, तो मतलब ऑलमोस्ट सबका सेम, क्योंकि ये टिश्यू में वर्ड यूज किया है और ये माइक्रोब्स के केस में यूज किया है, बस यही चीज है। उस सब का ये सारा जो भी देखो, जैसे नेचुरल किलर सेल है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स पढ़ोगे तो हेल्पर सेल, किलर सेल, मेमोरी सेल, सब सेल है। तो किलर सेल का काम क्या होता है, उसको किल करना होता है। हेल्पर सेल का काम होता है उसको एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा अगर पूछ दिया जाए मेमोरी सेल क्या करता है, तो एंटीबॉडी को स्टोर करके रखता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म, सॉरी इस तरह का नाम का मतलब है, बस है सब वही। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटिक, वो दोनों का फंक्शन एक ही है। अब उसमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों सेल है, ये दोनों का फंक्शन है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल तो डायरेक्टली किल ही कर देगा, नाम ही से पता चला किलर सेल है। ठीक है, देखो जैसे मान लो HIV एड्स होता है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का कौन सा सेल जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, तो बोलता है टी हेल्पर सेल। आखिर क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल का काम क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक में है कैंसर एंड एड्स, जो पूरा है उसको पढ़ना है, पढ़ेंगे भी। तो उसमें क्या बोलता है कि टी हेल्पर सेल को ये क्या करता है, खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है। आखिर क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि टी हेल्पर सेल अगर मर गया या फिर वो सेल खराब हो गया तो एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए एड्स या फिर HIV पर्सन को बहुत ही ज्यादा वो मतलब अगर हुआ तो मतलब उसको मरना ही है, चाहे वो 5 साल मरे, 10 साल मरे, वो मर ही जाता है। ठीक है, ये चीज है, इसको नोट कर लो। ये तुम्हारा इनेट खत्म हो गया। अब हम लोग एक्वायर्ड में एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। हो गया ना? देखो यहाँ पे साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरॉन को रट लो, क्योंकि इंटरफेरॉन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑप्शन में ही आएगा, वहां सामने तुमको दिखेगा कि साइटोकाइनिन बैरियर में कौन सा होता है, कौन सा केमिकल, या वायरस ऐसा क्या करता है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है सिक्रीट प्रोटीन, मतलब कोई सेल जो है अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, जिसके कारण वो प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन, और वो दूसरे नॉन इन्फेक्शियस सेल को वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इननेट एमटी में एग्जाम्पल डाल देगा, लिख देगा। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत मिलेगा, ये एक आध जगह मिला, बट ये 2-3 जगह तुमको मिलेगा सारे एग्जाम में, नीट में, एम्स में, जिपमर में, पहले तो सब में इस तरह का क्वेश्चन रहता ही था। यही चीज है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड। ठीक है, थोड़ा सा एक्वायर्ड के बारे में हम लोग जाने भी हैं, थोड़ा सा और जानना है। ठीक है, देखो एक्वायर्ड में हम पहले बता चुके हैं कि एक्वायर्ड मतलब कि ये हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि एक्वायर्ड है तो ये इसका क्या काम है कि एक्वायर्ड में क्या है कि हम लोग को बर्थ के बाद एक्वायर्ड जो इम्यून सिस्टम है उसको हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। कैसे गेन करेंगे? क्योंकि एक्वायर्ड जो स्पेसिफिक है वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ये डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं हर एक डिजीज के लिए एक एंटीबॉडी काम करता है। तो इसमें जो है हम लोग एंटीबॉडी के ही बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ये जो है ये स्पेसिफिक होगा। तीसरा क्या होता है, इसका जो है 2 लेवल से काम, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्स होगा उसका स्लो इंटेंसिटी होता है, लेकिन सेकेंडरी का जो है वो डायरेक्टली एंटीबॉडी बना के फिर क्या करता है, वो उसमें जो एंटीजन या पैथोजन है, पैथोजन को एंटीजन रहता है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मतलब बाइंड करेगा और उसको मारेगा। ठीक है, अगर एंटीबॉडी का बात करते हैं तो एंटीबॉडी जो है वो बना होता है मेनली प्रोटीन का। एक्चुअली बहुत सारा प्रोटीन मिलके एक एंटीबॉडी बनता है, और बोलता भी है कि आर्मी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ठीक है, ये चीज है। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग के बॉडी में
5 टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पाने वाला है वो आईजीजी है। 5 टाइप का एंटीबॉडी में कौन कौन है, यहाँ पे ध्यान देना, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम और एक होगा आईजीई, आईजीई, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 आईजी यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो आईजी से ध्यान रखना इम्यूनो, ठीक है, आईजी से ध्यान रखोगे इम्यूनो ग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट एंड स्ट्रक्चरली जो है स्टडी वो आईजीजी का किया गया है। इसमें कौन सा है, तो ये कंसिस्ट करता है 2 चेन से। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर उसके बाद अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना देते हैं। 2 चेन से बनता है, एक को लाइट और एक को हैवी बोलते हैं, एक को कांस्टेंट एंड एक को वेरिएबल बोलते हैं। कैसे ये समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं।
देखो तो ये हमारा आईजीजी का, क्योंकि आईजीजी मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी मतलब होता है बॉडी में, और उसका ये स्ट्रक्चर है, एक तरह का कार्टून स्ट्रक्चर बोला गया इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो चेन में है, ये जो चेन दिख रहा है ये लंबा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हैवी चेन, और ये जो छोटा वाला चेन है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है। तो दूसरा चीज है कि ये दोनों साइड से, ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन प्रेजेंट है यहाँ तक, और ये दोनों हैवी चेन ही है, और ये जो है ये लाइट चेन है। अब लाइट चेन जो ऊपर वाला है इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक है वेरिएबल लाइट चेन और एक होता है कांस्टेंट हैवी चेन। तो जिस साइट पे एंटीजन का बाइंडिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइट चेन हो जाएगा। देखो ये ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोले, लाइट चेन, ये ऊपर वाला पोर्शन को लाइट चेन बोले। यहीं पे तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एनसीईआरटी में निकाल के देख सकते हो, उसमें जब दिख रहा है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है। मतलब एंटीजन आता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर में बनाता है वो, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, तो सपोज ये इस तरह का ये सेट हो गया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो दोनों वहां जाके बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने वाले इसका हीलिंग काम करता है। देखो दूसरा चीज क्या है कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर होता है, आई मीन दोनों जो चेन है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके कौन रखता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये ध्यान रखना, ये पूछता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। दूसरा हिंज, ये जो कर्व पार्ट है, ये जो मुड़ा है, इसको हम लोग हिंज, यहाँ पे भी इधर हम एक ही साइड में नाम लिखे हिंज, ठीक है। और कांस्टेंट कहीं भी लिखा रहेगा तो वहां पे कोई भी किसी भी तरह का फंक्शंस वगैरह या किसी भी तरह का एक होता है ना रिएक्शंस वगैरह नहीं होने वाला है। जो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन वेरिएबल में क्या है, अगर मान लो एंटीजन आया तो वो बाइंड करके क्या करेगा, उसको बाइंड करके वहां पे वेरिएबिलिटी दिखा देगा उसका स्ट्रक्चर में, इसलिए उसको वेरिएबल लाइट चेन बोला गया है। और ध्यान रखना कि हैवी चेन में कोई भी बाइंडिंग साइट नहीं होता है, लाइट चेन में बाइंडिंग साइट होता है। और दोनों चेन को जोड़ने का काम कौन करता है, डाइसल्फाइड, ठीक है। और हिंज एक ऐसा जंक्शन है जहां से लाइट चेन जो है वो वहां से बनना स्टार्ट होता है। अब इसी में दो है, तो ध्यान देना कि ये जो ऊपर साइड वाला है, ऊपर साइड वाला पार्ट जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग है, बट वो छोटा फ्रेगमेंट में, इसलिए वहां वाला पार्ट को बोला गया फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट बोला गया है, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं FAB। क्या लिखे हैं, FAB। और नीचे में जो होता है वो इस तरह का फ्रेगमेंट है, तो उसको नाम दिया गया फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन, बस, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो यही है। अब जब भी कोई एंटीजन आएगा, ये एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन भी मोस्ट ऑफ द एंटीजन है प्रोटीन, और एंटीबॉडी भी क्या है, प्रोटीन है। तो दोनों, जैसे एंटीजन आया इधर से एंटीबॉडी स्टिमुलेट हुआ और उसको बाइंड किया, यहाँ पे बाइंड करेगा और उसको किल करके उसको खत्म कर देगा। यही इसी तरह का मैकेनिज्म इसमें होता है, ठीक है। इसको बना लो, क्योंकि सॉरी बना लो, या नहीं तो फिर एनसीईआरटी में इसको लेबल्ड करो अभी, ठीक है। इसके बारे में हमको लिखवाना है, लेबल करो, ठीक है। लेवल करो फिर बताओ, लेवल अभी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम इसमें लिख देंगे। यस सर, हो गया। हो गया, लेवल कर लिए, चलो ठीक है। याद रखना ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट एंड हैवी चेन, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। टॉपिक दोगे एंटीबॉडीज। इसको नोट करो। हो गया? Yes, sir.
देखो इसमें है टू आइडेंटिकल ऑफ बाइसेप्ट मॉलिक्यूल क्रॉस द एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड आर कॉल्ड फ्रेगमेंट एंटीजन, ये बताए थे FAB। तब एंटीजन बाइंडिंग साइट बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन इन ए लॉग की, ये भी बताए थे कि लॉग की तरह वो पैटर्न में क्या कर जाता है एंटी, और उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द थर्ड fragment which lack the ability to bind to antigen and can be crystallized. Crystallized is therefore known as fragment crystallizable. Yes. और ये एज मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है ना। हो गया, हाँ सर। हो गया ना, ठीक। अब हम लोग के पास है, मतलब इसके बाद जो एंटीजन एंटीबॉडी जिस तरह से काम करता है उसमें से दो चीज देखना हम लोग को, CMI एंड HMI। एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है समझना, इसमें समझाते हैं, आज समझ लो, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमरल रिस्पॉन्स में जैसे रिस्पॉन्स की अगर बात करते हैं तो हम क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है इसमें, आई मीन एक्वायर्ड में। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम क्या बताए थे कि वो हम लोग लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। अब उसके लिए कोई स्पेसिफिक हो सकता है या इम्यूनाइजेशन हो सकता है या फिर वैक्सीनेशन हो सकता है, मतलब उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं बाहर से और वो हम लोग डेवलप करते हैं हम लोग के बॉडी में, उसी को हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे पोलियो को बताया कि मान लिया पोलियो वायरस आई मीन उसका अगर वैक्सीनेशन डालते हैं तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी बना के हमारे बॉडी में क्या होता है, मेमोरी सेल में स्टोर हो जाता है, और जब वो पैथोजन या वायरस अटैक करेगा तो वहां से निकलेगा, उसको किल करेगा, ऐसा होता है। तो इसमें एक ह्यूमरल इम्यूनिटी है HMI। तो HMI और CMI दो चीज होता है। तो ह्यूमरल में क्या होता है, ये जो है ब्लड वगैरह में, ब्लड में जो भी सेल डेब्रिस वगैरह है या फिर जो भी हम लोग बोलते हैं कि एंटीबॉडी बना के काम करेगा, तो वो ह्यूमरल कहला जाता है। ह्यूमरल करने का मतलब कि ब्लड में प्रेजेंट है कोई पैथोजन, वहां आया और वो क्या करता है कि वो तुम्हारा एंटीबॉडी वहां पे बनेगा और उसको मार देगा। ठीक है, ये चीज है इसमें ह्यूमरल में। लेकिन CMI में क्या होता है, सेल मेडिएटेड, यहाँ सिंपल है, दिख रहा है सेल मेडिएटेड, क्या दिख रहा है, सेल मेडिएटेड। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में सिंपल है, सेल काम करेगा। अब सेल में भी कौन, तो याद रखना लिम्फोसाइट, क्या होता है, लिम्फोसाइट।
अब इस लिम्फोसाइट्स में क्या होता है कि दो टाइप का सेल है, टी सेल एंड बी सेल। ठीक है, तो टी सेल जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है बी सेल को, और बी सेल जो है अल्टीमेटली क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, जब टी सेल की बात करते हैं तो टी स्टैंड फॉर थाइमस। तो थाइमस पढ़े होंगे 11th में, थाइमस एक ग्लैंड है जो थाइमोक्सिन रिलीज करता है, और उस हार्मोन का काम होता है इस सेल को डिफ्रेंशिएट करना। जब ये टी सेल को डिफ्रेंशिएट करेगा तो टी सेल अल्टीमेटली ये बी सेल को डिफ्रेंशिएट करता है। बी स्टैंड फॉर बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो में ये डेवलप करेगा, मेच्योर करेगा, और अल्टीमेटली ये सेल एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब वो वैसा प्रोटीन बनाता है जो अल्टीमेटली वो प्रोटीन क्या करेगा, किसी पैथोजन को किल करेगा। तो सिंपल है, अगर वो प्रोटीन और वो पैथोजन को किल कर रहा है तो उसी को हम लोग एंटीबॉडी बोल रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडी इज द आर्मी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आर्मी ऑफ प्रोटीन करने के लिए एंटीबॉडी को बोल रहे हैं हम लोग, आर्मी ऑफ प्रोटीन को। तो अल्टीमेटली बी सेल ही क्या बनाता है, एंटीबॉडी बना देता है, और यही एंटीबॉडी जो है डायरेक्टली अटैच होता है एंटीजन से और वो उसको किल कर देता है। यही है तुम्हारा ह्यूमरल एंसीएमआई। तो ये सारा एक्वायर्ड में आता है, और एक्वायर्ड के लिए आई मीन लाइफ में जो भी जो लाइफ के थ्रू जैसे लेते हैं, मतलब लाइफ टाइम में जो हम अचीव करते हैं, तो वो बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे ये 2-3 इसका जैसे एग्जांपल है, मैक्सिमम जो है वो लिम्फोसाइट से इन्वॉल्व होता है एक्वायर्ड में, क्योंकि जो ल्यूकोसाइट सेल है उसमें जो टी सेल बी सेल है वो जो एंटीबॉडी को बनाता है, अल्टीमेटली हम लोग जो क्रिएट करते हैं वैक्सीनेशन, वो डायरेक्टली एंटीबॉडी ही होता है, और वो जाके मेमोरी सेल में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद क्या करेगा, वो जब आएगा तो वो निकलेगा, वो मेमोरी बेस्ड काम करता है। कभी कभी देखना क्या होता है कि वैक्सीनेशन का बूस्टर लगवाते हैं। आई मीन कहने का मतलब, मान ले कोई वैक्सीनेशन हम डलवा दिए, और वैक्सीनेशन डलवाने के बाद हम हो सकता है 5 साल के बाद वो वीक हो जाए, वो एंटीबॉडी काम नहीं करे, हो सकता है वो कोई भी मतलब जिसका वैक्सीनेशन लिए हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं करे, तो वो क्या करेगा, वो फिर 5 साल बाद फिर से उसको बूस्टअप करेगा, ताकि वो फिर से एंटीबॉडी क्या हो जाए, बन जाए, और वो स्टोर हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई मतलब आएगा वो वीक ना हो। क्योंकि ये वीक भी हो सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेट किया हुआ है, बाहर से दिया हुआ है, तो कुछ साल के बाद, 5 साल 10 साल के बाद हम लोग बूस्टअप करवाते रहते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल है फलेरिया का दवाई होते हैं, गोली हम लोग खाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि फलेरिया एक टाइम पे जो काउज करता है वो हो सकता है वो वीक हो जाए, हो सकता है वो अटैक हो जाएगा, तो दिक्कत तो करेगा ही। तो ये जैसे पोलियो ड्रॉप 3 साल में, ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया उसको दे दिया बस खत्म, नहीं, 3 साल में जब आता है, साल भर में कम से कम 2 बार उसको, इवन की 9th मंथ या जन्म लेने के बाद 10 से 12 महीने का वैक्सीनेशन पीरियड होता है, उसमें 2-3 बार हम उसको पोलियो देते हैं, ताकि वो बार बार उसको बना के स्टोर करे और वो स्ट्रांग बना के उसको रखे। इस तरह से ये काम करता है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, और फिर एक्टिव, पैसिव, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एलर्जी वगैरह जो भी है, इसमें हम लोग इसको खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है ड्रग्स में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास एड्स एंड कैंसर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म है HMI एंड CMI में, बाकी बात एग्जांपल्स वगैरह है, तो लोग नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, बहुत कुछ तुमको ऐसे भी समझ में आ जाए। जैसे मतलब एक्टिव है, पैसिव है। एक्टिव में क्या होता है पता है, एक्टिव में क्या होता है, हमारा बॉडी ही बनाता है एंटीबॉडी। पैसिव में क्या होता है कि मैन मेड है, ठीक है, बनता है। जैसे मान लो पैसिव में क्या होगा कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेट किए। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन अभी बताया बहुत सारा एग्जांपल। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन करेंगे तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये कुछ वर्ड्स है, एनसीईआरटी में है। एक्वायर्ड के बाद जो स्ट्रक्चर मेन था एंटीबॉडी का वो बता दिए, HMI CMI फिर से एक बार हम बता देंगे, अगर नहीं समझ में आए तो पढ़ के देखना। ठीक है, उसका एक्टिव, पैसिव, वैक्सीनेशन वगैरह जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना तक रहने दो, इतना तक करके आओ, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।